गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हमने जो टॉपिक शुरू किया है पढ़ना, हिस्टोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो नाल होती है, ट्रैक्ट होती है, उसकी जो कोशिकीय संरचना कैसी होती है और उसका फंक्शन कैसा होता है, हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज इसी टॉपिक का हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। मतलब पहले हमने कल कुछ पढ़ा था और वो हमने आपसे शेयर कर लिया था, वो यूट्यूब का लिंक हमने आपको भेज दिया था और उसका हमने मैं ये पूरा पीपीटी प्रेजेंटेशन है, ये भी शेयर कर दूंगा एक बार ये टॉपिक पूरा हो जाए तो, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था कि जो जीआई ट्रैक्ट है, बेसिकली इससे हमारा पाचन तंत्र बनता है। पाचन की प्रक्रिया क्या होती है हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें बेसिकली दो एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, दांतों और जीभ के द्वारा लार के साथ पीसा जाता है भोजन को ताकि वो निगलने में उसको आसानी हो सके। और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन, जिसमें कि जिस स्वरूप में हम भोजन को लेते हैं, अगर भोजन को हमने रोटी है, चावल है, उसमें स्टार्च के रूप में ले रहे हैं तो हमें उसको ग्लूकोज के रूप में बदलना पड़ता है। उसके लिए कुछ एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। जैसा आपने देखा था कि मुख गुहा में एक एंजाइम थी बक्कल कैविटी में, जिसका हमने नाम सुना था, उसको एमाइलेज कहते हैं। वो क्या करता था, स्टार्च को पचाता था। उसी प्रकार से प्रोटीन को पचाने वाले कुछ एंजाइम होते हैं, इसको प्रोटीएज कहते हैं। वसा को पचाने वाले एंजाइम लाइपेज होते हैं। तो इन एंजाइम्स का काम क्या होता है? इन एंजाइम्स का ये काम होता है कि जो भोजन जिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है, उस भोजन को एंजाइम के द्वारा डिकम्पोज करके, उसका अपघटन करके और उसको उस रूप में बदला जाए जिसके द्वारा कि शरीर में उसका स्वांगीकरण हो सके, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसका उपयोग कर सकें। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसके बाद हमने कल एक डायग्राम आपके साथ हमने शेयर किया था। उसमें हमने आपको ये बताया था कि देखिए ये देखिए, ये है जो निगलने का प्रोसेस था। कल जो डायग्राम हमने शेयर किया था बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि उसमें एपिग्लॉटिस का एक स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं था। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि ये भोजन है, भोजन का ये बोलस बन गया है, दांतों और जीभ के द्वारा चबाया जाकर के अब इसको जाना है ट्रैक्ट में। तो अब यहां देखिए, ये जो है ये जो है ये श्वसन नलिका है और ये जो है ये भोजन नलिका है, ठीक है। ये श्वसन नलिका है और ये भोजन नलिका है। भोजन जो है श्वसन नलिका में नहीं चला जाए, इसके लिए जो एपिग्लॉटिस है ये अभी बंद है। अगर ये एपिग्लॉटिस ने क्या किया हुआ है कि इस श्वसन नलिका को बंद किया हुआ है और निगलने के दौरान ये स्वतः बंद हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा भोजन श्वास नली में चला जाएगा और श्वास नली में चला जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके बाद जो अगली संरचना होती है ओसोफेगस, यानी कि ग्रसिका, और ग्रसिका जो भोजन है वो जाता है कहां पे, तो हमने देखा था कहां जाता है, वो जाता है स्टमक में, ठीक है। तो स्टमक में क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले हम ये देखें कि जो स्टमक है उसकी संरचना करीब करीब ऐसी होती है जैसे कि आपको दिख रही है स्टमक की संरचना है। स्टमक के संरचना को, इस पार्ट को हम फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडस। थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है। ये पार्ट इसका कार्डियक है और ये भाग होता है इसका कार्डियक पार्ट होता है, सॉरी पाइलोरिक पार्ट होता है। ये आहार नाल है और आहार नाल के अंदर का ये स्वरूप है। तो इसको हम और डिस्कस करेंगे। जो इसका जो उत्तकीय संरचना है या जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसको हम और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भोजन जो स्टमक में जाता है उसके फंक्शंस क्या 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 है। तो मोटे तौर पर फंक्शन पहला ये है कि ये भोजन को डिसइंफेक्ट करना, मतलब कि भोजन के साथ जो भी एक अवांछित कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, कोई माइक्रोब्स हैं जो भोजन या पानी के साथ पेट में चले गए हैं, तो उसको डिसइंफेक्ट करना यानी बैक्टीरिया को किल करना। मतलब ये एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस देता है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का पार्ट है, जो हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे कि नॉन स्पेसिफिक इम्यून क्या होता है। तो पहला पॉइंट उसमें क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पर सीक्रेट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम दो तीन है जो अभी हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे।
फिर दूसरा काम है वहां फूड स्टोरेज है, क्योंकि पाचन की क्रिया प्रारंभ होगी। पाचन की क्रिया प्रारंभ होने के साथ साथ ऐसा नहीं कि जितना खाना हमने खाया पूरा खाना एक ही साथ पचने नहीं लग जाएगा, उसको पहले एक टेम्पोररी हम, क्योंकि पचने की क्रिया जो है थोड़ी लंबी है और खाने की क्रिया थोड़ी कम है। खाना हम 10 मिनट में खाते हैं, 20 मिनट में खाते हैं, पाचन की क्रिया में लगता है घंटों। तो इसलिए भोजन का एक स्टोरेज है, और यही जब स्टमक खाली होता है तो हमें लगता है कि हमारा पेट खाली हो गया, और यही जब भर जाता है तो हमें लगता है कि हमारा पेट भर गया। तो भोजन के स्टोरेज का काम यहां पर होता है, और ये जो है करीब करीब 2 लीटर भोजन तक पेट में आ सकता है, ये आदमी के खाने की कैपेसिटी पे। दूसरी बात कि यहां पर वसा या कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, यहां सिर्फ प्रोटीन के पाचन का प्रारंभ होता है। तो जैसे आप देख रहे हो कि डिसइंफेक्ट फूड में आप क्या देख रहे हो कि यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव हो रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2-3 फंक्शन है। पहला काम तो ये होता है बैक्टीरिया को किल करता है, और जो ये आप देख रहे हो कि और साथ ही साथ एक जो एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, जिसके द्वारा कि प्रोटीन पचता है, उस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। आगे की स्लाइड में और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि इसके 3 काम हैं। स्टमक के कितने काम हैं? 3 काम है। पहला, भोजन को में जो भी संक्रामक बैक्टीरिया, माइक्रोब्स या कुछ ऐसी चीजें हैं जो अवांछित है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसको डिसइंफेक्ट करना। दूसरा, फूड स्टोरेज। और तीसरा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो पेप्सिन नाम का एंजाइम है और अब ये देखिए कि एक सवाल यहां पर पॉपअप होके आया है ना। देखिए कि जैसे हम स्टमक जो है प्रोटीन का बना हुआ है, जो उसके जो साइटो आर्किटेक्चर होता है उसका, वो मांस की संरचना है बेसिकली, और मनुष्य मांस खाता है ना। तो जब मांस खाता है, चिकन खाता है, तब तो चिकन और मांस तो पच जाता है पेट में। तो जब वो मांस पच सकता है, तो जो स्टमक के अंदर जो प्रोटीन है, स्टमक के अंदर की जो ऊतक हैं, वो क्यों नहीं पच जाते? तो इस वीडियो को आप देखने के बाद इसका आंसर ढूंढिए, और जो हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप जहां मैं शेयर करूंगा, इसका आंसर आप खुद से ढूंढेंगे, और अगर आपका आंसर आएगा तो उसको मैं फर्दर डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि आप पे निर्भर करता है, आप जितना इंटरेस्ट लोगे मैं उतना इंटरेस्ट लूंगा। आप इसको देखिए और इसका आंसर ढूंढिए। इसका आंसर अगर आपको मिलता है तो लिखिए, नहीं तो हमें ये मैसेज करें आप, चाहे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या जो आपका ग्रुप का व्हाट्सएप है कॉलेज वाला, उस पर करिए कि सर हमें नहीं मिला, हमें बताइए। इन दोनों में से काम करो इसको। अगर आप इसमें से कितने बच्चे रिस्पॉन्ड करोगे तो कल मैं इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। और हाँ, एक ये बेसिकली स्टमक में ना 3 चीजें सीक्रेट होती है। एक तो आप देख रहे हो कि एक कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा, एंजाइम पेप्सिन नाम का एंजाइम, जो एक्चुअली प्रोपेप्सिनोजन है, जो पेप्सिन में बदलता है। और फिर म्यूकस। तो म्यूकस जो है, ये म्यूकस यानी कि श्लेष्मा के कई काम है। श्लेष्मा हमने आपको कल भी बताया था कि श्लेष्मा क्या होता है कि हमारे जो आहार नाल है, आहार नाल के अंदर की जो दीवार है, उस पर श्लेष्मा का एक मोटा लेयर होता है। और आप देखिए कि हम कितना भोजन पूरे जीवन में खाते हैं ना, तो उतना भोजन जब कहीं से गुजरता है किसी नाल से, तो उस पर कुछ होता क्या है कि उसको खरोंच आने से या घिसने से बचाता है। प्लस जो अंदर की लाइनिंग है, वहां के सेल भी रीजनरेट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये किसी भी तरह के जो श्लेष्मा होता है, वो किसी भी तरह के मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। और उसके बाद स्टमक के दीवार और जो गैस्ट्रिक जूसेस सेल्स के बीच में बैरियर का काम करता है। गैस्ट्रिक जूस का काम क्या है? वो प्रोटीन को पचाता है, तो वो नुकसान कर सकता है कोशिकाओं को भी। तो म्यूकस, तीन चीजें बेसिकली साबित हो रही है। देखिए आप, पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
दूसरा पेप्सिनोजन और तीसरा म्यूकस। अब चलिए आगे स्लाइड देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए माउथ में क्या हो रहा है, ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर स्टमक में क्या हुआ, जर्म्स को किल किया, भोजन के प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, और यहाँ ब्रेकअप गलती से लिखा हुआ है, स्टोर फूड होना, ब्रेकअप फूड का मतलब प्रोटीन जो होता है भोजन में उसको ये डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये यहाँ से, ये ओसोफेगस से, ये यहाँ से बेसिकली इस जगह से आमाशय शुरू होता है और यहाँ तक जाता है। तो आमाशय का जो ये भाग होता है ऊपर वाला, इस भाग को हम कहते हैं फंडस, इस भाग को हम कहेंगे कार्डियक, और ये पार्ट पर जो होता है उसको हम पाइलोरिक बोलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर एनलार्ज करके दिया गया। और देखिए यहाँ पे स्फिंक्टर लगे हुए, कुछ वाल्व हैं जो भोजन के आगमन को कंट्रोल करते हैं। तो एक तो ये तो ओसोफेजियल स्फिंक्टर है, दूसरा एक स्फिंक्टर या एक वाल्व जैसी संरचना यहाँ पर भी है, जिसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये स्टमक है, तो स्टमक का ये पार्ट, ये देखिए जैसे मैंने कहा कि ये पार्ट इसका फंडस कहलाता है, ये पार्ट इसका कार्डियक स्टमक का है, और ये पाइलोरिक स्टमक का। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ठीक है। ये ओसोफेगस आया, ओसोफेगस से कार्डियक स्फिंक्टर कहलाता है ये, क्योंकि ये फंडस ये ऊपर वाला पार्ट है, नीचे का पार्ट ये पूरा का पूरा जो स्टमक है यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, ये कार्डियक स्टमक कहलाता है, ठीक है। और आगे ये वाला पार्ट देखिए अभी आ जाएगा, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये डियोडिनम में चला गया यहाँ से। और उसके अलावा आप देखिए कि दो तीन चीजें और हैं, ये भोजन के, ये स्टमक की बाहरी दीवार है, ये जो बाहरी दीवार है इसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, और यही दीवार जो है हमारे आंत्र योजनियों से इस स्टमक को हमारे बॉडी वॉल से, यानी कि शरीर की भित्ति से जोड़ के रखता है। ये पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम के नीचे देखिए ये सीरोसा लेयर कहलाता है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें मसल्स के लेयर आपको दिख रहे हैं ना, एक मसल्स का लेयर ये दिख रहा है, दूसरा मसल का लेयर ये दिख रहा है, तीसरा मसल। तो यहाँ तीन प्रकार के मसल्स होते हैं इसकी बाहरी दीवार में। तो एक ऊपर वाला जो है इसको अनुदैर्ध्य पेशियां हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, फिर ये नीचे ऑब्लिक मसल्स हैं, और एक और मसल्स होता है क्या कहते हैं उसको, एक चक्रीय पेशियां, सॉरी, चक्रीय पेशियां, अनुदैर्ध्य पेशियां और तिर्यक पेशियां, तीनों तरह की पेशियां हैं इसको। अब स्टमक के अंदर सिक्रीशंस क्या क्या, हम स्टमक के स्ट्रक्चर की चर्चा अभी आगे भी करेंगे। तो स्टमक के अंदर क्या होता है, कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक के अंदर, यानी कि आमाशय के अंदर जो भी ऐसी ग्रंथियां हैं जो पाचक रस का स्राव करती हैं, उनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। मैंने आपको कल कहा था कि कहीं भी गैस्ट्रिक शब्द आए तो ये मान के चलो कि उसका स्टमक से लेना देना है। गैस्ट्रिक वर्ड इज रिलेटेड टू स्टमक। इसमें क्या क्या सीक्रेट हो रहा है, क्या कौन कौन सी ग्रंथियां, एक तो म्यूकस सेल्स है जिसको हम गॉबलेट सेल्स भी कहते हैं, इससे म्यूकस यानी कि श्लेष्मा का स्राव होता है। दूसरा चीफ सेल्स है, चीफ सेल्स यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, दूसरा चीफ सेल्स है जिससे कि हमारे जो पेप्सिनोजन नाम का जो एंजाइम है वो सीक्रेट होता है। इसका एक और भी नाम है, अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में आपको। और तीसरा है पेराइटल सेल, पेराइटल सेल जिसको हम ऑर्गेनिक सेल्स भी कहते हैं, और इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है। तो तीन प्रकार की कोशिकाएं, तीन प्रकार के सिक्रीशन है यहाँ पे, ठीक। अब देखिए, तो सबसे पहले म्यूकस नेक सेल्स, जिसको हम म्यूकस सेल को हम गॉबलेट सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, प्रोड्यूस म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है। म्यूकस का काम क्या है, श्लेष्मा का काम, कि किसी भी प्रकार के मैकेनिकल इरोजन से, किसी भी प्रकार के मैकेनिकल या यांत्रिक घर्षण से स्टमक के दीवार को बचाना। दूसरा पेराइटल सेल है जिसको हम ऑर्गेनिक सेल्स भी कहते हैं। ये क्या स्रावित करता है, ये HCl स्रावित करता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या करता है कि बैक्टीरिया को मारता है, ये पहले बता चुके हैं।
इसके साथ साथ इसमें एक इंट्रिंसिक फैक्टर नाम का एक रसायन भी स्रावित होता है, और ये आवश्यक है। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये विटामिन B12 जो हम खाते हैं, इसका एब्जॉर्प्शन तब तक नहीं होगा जब तक ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है, यानी कि एक अंतर्निहित कारक इसको हम कह सकते हैं, जब तक ये वहां पर नहीं होगा तो विटामिन B12 का अवशोषण हमारे आहार नाल में नहीं हो सकता। और विटामिन B12 जो होता है उसका काम क्या है, वो हमारे शरीर में जो आरबीसी की जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसके निर्माण में सहायक होती है। इसके अलावा क्या होता है कि जो ये HCl है, हम जो भी आयरन खा रहे हैं, पालक है या दूसरे भी आयरन बियरिंग जो भी पदार्थ हैं वो हम खा रहे हैं, तो उससे जो आयरन हमें मिल रहा है, आयरन की आवश्यकता बहुत ज्यादा है शरीर को और बहुत आवश्यक है, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं में जो हीमोग्लोबिन बनता है वो आयरन से बनता है। तो आयरन जो आता है हमारे भोजन के साथ, उसको सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्युबलाइज करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा एसिडिफाई करना पड़ता है। अगर वो एसिडिफाई नहीं होगा तो आगे जाकर के आहार नाल में उसका अवशोषण नहीं होगा। तो ये 2-3 काम कर रहे हैं। तो विटामिन B12 का अवशोषण इससे हो सकता है, करने में ये हेल्प करता है, और दूसरा कि आयरन के अवशोषण में ये मदद करता है, और जो बैक्टीरिया को किल करता है। ये दूसरी बात हमने आपको पहले बताया है कि ये जो तीसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं जो चीफ सेल्स हैं, इसको हम जाइमोजन से भी कहते हैं, इससे पेप्सिनोजन बनता है। और पेप्सिनोजन को जो होता है इनएक्टिव एंजाइम होता है, ये हमेशा एक्टिव रूप में सिक्रीट नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है इनएक्टिव एंजाइम है। और ये एक्टिव कब होगा, जब HCl से ये रिएक्ट करेगा। तो यानी कि पेप्सिनोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन दैट एक्चुअली एक्ट्स ऑन द प्रोटीन, वो प्रोटीएज का काम करता है, और उसके जरिए की प्रोटीन फर्दर उसका ब्रेकडाउन होता है, जो हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा मनुष्यों में खास तौर से जो एक रेनिन नाम का एक एंजाइम और सीक्रेट होता है इन्हीं जाइमोजन सेल से, जो मिल्क में जो दूध में जो कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है उसको पचा। ठीक है, इसके बाद हम ये देखें कि जो स्टमक में जो स्राव होता है, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे हम खाली भी बैठे हुए हैं, कुछ हमने खाया नहीं, फिर भी सारे जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं, वो सारे के सारे स्रावित नहीं होते रहेंगे। जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं उनका जो स्राव होता है वो 3 फेज में आप मान सकते हो। पहला फेज आप देखिए, पहला फेज है सिफेलिक फेज। सिफेलिक फेज में कैसे होता है कि जैसे भोजन आपके सामने आया, भोजन को आपने देखा, भोजन आपको देखने में लग रहा है कि बहुत स्वादिष्ट बना होगा, उससे स्मेल अच्छी आ रही है, स्वादिष्ट बना होगा, और उसका टेस्ट आप फील करने लगते हो। कई बार जो खाना देख के मुंह में पानी आ जाता है। ये हमारे ब्रेन में एक वेगस नर्व है, जो हमारा 10वां क्रेनियल नर्व है, वो उत्तेजित होता है इन चीजों से। ये जो सेंसेशन होता है, भोजन कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका रूप कैसा है, कैसा देखने में लग रहा है, तो वेगस नर्व जो होता है वो स्टिमुलेट होने के कारण जो गैस्ट्रिक जूस है, यानी कि जो आमाशय में निकलने वाले जो पाचक रस हैं, उसके अंदर जो भी 3 चीजें निकलती हैं, उनका स्राव प्रारंभ हो जाता है। इसको हम कहते हैं सिफेलिक फेज। फिर जब भोजन आमाशय में पहुंच जाता है, तो पहुंचने के बाद जो दूसरा फेज होता है वो होता है गैस्ट्रिक फेज। यहां आप तेजी से जो गैस्ट्रिक जूस है उसका जो स्राव है वो होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब भोजन स्टमक में पहुंचने के बाद जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, स्टमक को थोड़ा सा स्ट्रेच करेगा, मतलब स्टमक जो खाली थैले की जैसे थैला था, सिकुड़ा हुआ, तो वो थोड़ा फैलेगा। और फैलने के कारण क्या होता है कि वहां कुछ पैरासिम्पैथिक नर्व्स होते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं, जो गैस्ट्रिन नाम का एक हार्मोन है उसको स्रावित करते हैं। और गैस्ट्रिक हार्मोन का क्या काम है कि गैस्ट्रिक हार्मोन जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में आया, वो क्या करता है, वो साथ गैस्ट्रिक जूस यानी कि HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, है ना, म्यूकस, इन सारे के स्राव को बहुत तेजी आ जाती है। ठीक है, भोजन जब तक यहां पर रहता है तब तक ये जो गैस्ट्रिक फेज है, मतलब ये सिफेलिक फेज में उसका गैस्ट्रिक जूस का स्राव यूं होता है,
फिर धीरे धीरे बढ़ता है गैस्ट्रिक फेज में, और फिर आप देखिए कि जब ये इसका स्राव धीरे धीरे घटने लगता है, मतलब ये आप समझिए कि ये सिफेलिक फेज है, ये गैस्ट्रिक फेज है, और ये अब पाइलोरिक फेज आ गया, है ना, इंटेस्टाइनल फेज कहते हैं इसको। जब ये भोजन यहां पर पहुंच गया, यहां से जब भोजन अब निकलने की तैयारी हो रही है, तो यहां से भोजन चलता हुआ जब यहां पहुंचने लग गया, तो उसके बाद जब भोजन यहां करीब करीब पच जाता है, जब यहां से इसको आगे भेजने की तैयारी होती है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस का जो स्राव है वो कम हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा सिफेलिक फेज में गैस्ट्रिक जूस का स्राव बढ़ा, और ये आगे जाकर के गैस्ट्रिक फेज में ये टॉप पे आ गया, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे भोजन इस पाइलोरिक एंड से आगे जा रहा है, वैसे वैसे इसका स्राव का जो लेवल है वो कम होता जाता है। तो उसके बाद यहां आने के बाद इंटेस्टाइनल फ्लेज होता है। यहां पर फिर आप देखेंगे कि ये दोनों एंजाइम आगे जो छोटी आंत है, जो इंटेस्टाइन है, वहां पर स्रावित होते हैं। ये दो हार्मोन और होते हैं, इसको सिक्रेटिन और कॉलिसिस्टोकाइनिन बोलते हैं। ये डियोडिनम में जाकर के, यानी कि यहां से आगे इनका स्राव होता है, और ये जो दोनों एंजाइम है ये क्या करते हैं कि ये फिर गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, यानी कि जो पेरिस्टाल्टिक वेव था जिसके जरिए कि इसके जो मांसपेशियां थी आमाशय की, इसके मूवमेंट को कम करती हैं, और साथ साथ जो गैस्ट्रिक जूस है उसके स्राव में भी कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से जो गैस्ट्रिक जूस का जो स्राव होता है वो 3 फेज में होता है। अब इसमें वही मैं कह रहा था आपको कि इसके अंदर हमारे आहार नाल में कितने प्रकार के एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। आप जानते हो कि जो ग्रंथियां होती हैं 2 प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। इसको आप गूगल सर्च करिए और पढ़िए कि इसमें अंतर क्या होता है। वैसे एंडोक्राइन सिस्टम हमें पढ़ना भी है आगे, तो हम और इसमें अंतर बताएंगे आपको, लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं आहार नाल में भी होती हैं जो एंडोक्राइन नेचर की, यानी कि अंतःस्रावी नेचर की होती हैं। और वो कौन कौन से हार्मोन, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनसे जो स्राव होता है उसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। तो पहला कौन सा है? पहला है गैस्ट्रिन। ये क्या करता है? अभी हमने देखा कि गैस्ट्रिन का स्राव जब बढ़ता है तो जो गैस्ट्रिक जूस है उसका स्राव बढ़ता है, यानी कि गैस्ट्रिन का काम क्या है? गैस्ट्रिक जूस के स्राव को उत्तेजित करना। दूसरा एक हिस्टामिन होता है। हिस्टामिन के चलते क्या होता है, इसको आप याद रखें, ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये क्या करता है कि जो पेराइटल सेल्स थे जहां से HCl का स्राव हो रहा था उसको एक्टिवेट करते हैं। कुछ एंडोर्फिन्स होते हैं। एंडोर्फिन्स का स्राव कब होगा? जो वेगस नर्व हमें सिग्नल देगा कि देखो जी भोजन तो बड़ा अच्छा बना है। उसके बाद सीरोटोनिन है जो वहीं से स्रावित होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के जरिए, और ये स्टमक के मसल्स को जब वहां भोजन आता है तो उसकी मोटिलिटी बढ़ा देता है, उसकी चालकता बढ़ा देता है। फिर कॉलिसिस्टोकाइनिन है, इसके बारे में पढ़ेंगे, डियोडिनम में स्रावित होता है। सोमेटोस्टैटिन है, ये क्या करता है कि जैसे गैस्ट्रिन का काम है कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसके स्राव को, सिक्रीशन को तेज करना। ये सोमेटोस्टैटिन का काम है कि गैस्ट्रिन के स्राव को कम करना, क्योंकि जैसे भोजन आमाशय में पहुंचता है तो जिस पीएच पर भोजन आमाशय में पचता है वो एसिडिक होता है, और इस एसिडिक पीएच पर ही वो पेप्सिन काम करेगा। आप जानते हो कि हर एंजाइम के काम करने का अपना एक निश्चित टेम्परेचर और निश्चित पीएच होता है। तो जो स्टमक है उसके अंदर जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, ये 6.5 6 के आसपास, ठीक है। लेकिन आगे जैसे ही भोजन डियोडिनम में पहुंचेगा वहां जो एंजाइम स्रावित हो रहे हैं वो एल्कलाइन मीडियम में काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि भाई अब अगर ये ज्यादा गैस्ट्रिन स्रावित होता रहेगा तो भोजन ज्यादा एसिडिक होता रहेगा। तो सोमेटोस्टैटिन का काम क्या है कि ये गैस्ट्रिन के स्राव को रोकता है, और साथ ही साथ ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लड का फ्लो है उसको भी बढ़ाता है। तो ये सारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा यहाँ समराइज करके दिया हुआ है। भोजन स्टमक में आया, फिर उसके बाद वैगस ग्लैंड की वजह से गैस्ट्रिन का स्राव चालू हुआ, फिर भोजन जब वहां पहुंचा तो फिर
गैस्ट्रीन नाम का जो हार्मोन है वो तेजी से निकलने लग गया। गैस्ट्रीन हार्मोन के निकलने के कारण क्या हुआ कि HCl, पेप्सिन और म्यूकस का स्राव में तेजी से आ गई, और उसके कारण क्या होता है कि वहां पर भोजन का पाचन प्रारंभ हो गया। ठीक है, फिर ये क्या होता है कि इसकी वजह से अब देखिए निगेटिव फीडबैक यहाँ जा रहा है। जैसे पीएच ज्यादा कम होने लग जाएगा ना, क्योंकि पीएच एक लिमिट से, एक सीमा से ज्यादा भी नीचे नहीं जाना चाहिए। पीएच जैसे ही कम होने लग जाएगा तैसे ही क्या होता है कि इस निगेटिव फीडबैक के जरिए ये इसका स्राव रुकेगा। फिर भोजन गया कहाँ पर, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पर जो भोजन जो आमाशय में रहता है, उस जिस रूप में रहता है उसको हम काइम कहते हैं। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने लगता है उसको हम काइल बोलते हैं। फिर ये जैसे ही डियोडिनम से आगे जाने लगता है तो कॉलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रीटिन नाम के जो हार्मोन्स हैं स्रावित होते हैं। ये कॉलिसिस्टोकाइनिन का काम क्या है, ये बाइल का स्राव करवाता है। ये आपके आगे काम आएगा, क्योंकि अभी हम इसको डिस्कस आगे का नहीं कर रहे हैं, हम खाली स्टमक पढ़ रहे हैं अभी। उसी कॉलिसिस्टोकाइनिन का 2 काम है, इसको आप याद रखें। और ये स्लाइड को, ये वहां पर जो डियोडिनम है वहां 3 प्रकार की चीजें स्रावित होती हैं, और एक तो होता है बाइल यानी कि पित्त, जो पित्ताशय से निकलता है। दूसरा पेनक्रियाज से निकलने वाला जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, जो पाचक एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो स्रावित होते हैं। और इसके अलावा बाइकार्बोनेट्स वगैरह सिक्रीट करते हैं, और ये सारा मिलकर के भोजन का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। मैं थोड़ा सा आगे की साइड पे चला जाता हूँ। तो देखिए ये जो है ना, ये अगर हम इसका ऐसे सेक्शन काटें स्टमक का, और सेक्शन काट के हम देखें, तब हमें ये संरचना मिलती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये बाहरी दीवार है, इसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। पेरिटोनियम के नीचे का जो लेयर है सीरोसा कहलाता है। सीरोसा के नीचे ये जो आपका एरिया है, ये वाला एरिया, ये बेसिकली मसल्स का एरिया है। मसल्स 3 तरह के हमने आपको बताए। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, दूसरा सर्कुलर मसल्स, और तीसरा ऑब्लिक मसल्स, यानी कि अनुदैर्घ्य पेशियां, चक्रीय पेशियां और तिर्यक पेशियां। ये तीनों प्रकार के। तो अनुदैर्घ्य पेशियां जो होती हैं वो स्टमक की लंबाई को कम ज्यादा करेंगी। जो सर्कुलर पेशियां हैं उसके डायमीटर को कम ज्यादा कर सकती हैं। तिर्यक पेशियां दूसरे। और ये संकुचन इसलिए आवश्यक है कि ये संकुचन की वजह से भोजन की चर्निंग होती है, मिक्सिंग होती है। ये मसल्स आवश्यक होते हैं। फिर ये वाला जो पार्ट है इसको हम सब म्यूकोसा लेयर बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट है म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर के अंदर आप देखिए इस प्रकार से म्यूकस सेल्स की ऐसे लाइनिंग बनी हुई है ना। और जो हर जगह के जो सेल्स हैं, हर जगह का जो सेल्स है जहां पर की जो एरिया है उसका एक दिया हुआ है कि भाई ये आगे जाकर के इस तरह से विलाई बने होते हैं। इस प्रकार से इन कोशिकाओं में जो म्यूकस सेल्स होते हैं, इसको आगे और क्लियर समझेंगे। देखिए यही है, ये सबसे बाहर ये सीरोसा का लेयर था। इसको पहले आप इस डायग्राम से देखो। यहां आप क्या देख रहे हो कि ये पेरिटोनियम है, और पेरिटोनियम जो है ये जुड़ा होता है आंत्रयोजनियों से, जिसको हम मीजेंट्री बोलते हैं। इसके जरिए क्या होता है कि ये हमारे शरीर की भित्ति से जुड़ा होता है। इसके अंदर ये वाला जो लेयर आप देख रहे हैं, इसमें 3 प्रकार के मसल्स हैं। 3 प्रकार के मसल्स हैं, और इसके अंदर सारे जो ये देखिए ब्लड वेसल्स भी आ रहे हैं, नर्व्स भी आ रहे हैं। सबका सप्लाई आंत्रयोजनियों के द्वारा इस आमाशय में होता है, और इन्हीं लेयर को जाकर के ये सब म्यूकोसा में पहुंचते हैं। तो ये सब म्यूकोसा वाला लेयर है यहाँ तक का। और सब म्यूकोसा के बाद क्या होता है कि फिर ये म्यूकोसा होता है। तो ये बाहर वाला ये सीरोसा लेयर कहलाता है। ये कहीं लिखा हुआ देखिए, ये बाहर ये पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम के बाद यहाँ पर सीरोसा लेयर है, सीरोसा के बाद मसल्स का लेयर है, मसल्स के नीचे सब म्यूकोसा है। और सब म्यूकोसा में क्या होता है कि वो ग्लैंड्स होते हैं, पाइलोरिक ग्लैंड, जितने भी तरह के ग्लैंड्स हैं, जो सारे पेराइटल और ये सारे ग्लैंड्स होते हैं, ये सारे ग्लैंड्स हैं जिसके जूस यहाँ से निकलते हैं। और ये लाइनिंग है किसकी, ये म्यूकोसा की लाइनिंग है। म्यूकोसा की लाइनिंग देखिए ऐसी होती है। अब देखिए ये म्यूकोसा की लाइनिंग है, और इन्हीं म्यूकोसल सेल्स के जरिए क्या होता है, इसके बीच बीच में आप देखिए कि कुछ ऐसे क्रिप्स बने हुए हैं। ठीक है,
ऐसे क्रिप्स हैं जो बीच बीच में दरारें हैं, और इसके अंदर, और ये बेसिकली जो उंगली नुमा प्रवर्ध हैं, विलाई हैं, ये क्या करते हैं कि ये मतलब यहाँ क्या होता है कि इससे सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ जाता है किसी चीज के स्राव होने का। ये पाइलोरी ग्रंथियां यहाँ पर होती हैं, ये ऊपर का म्यूकोसा लेयर है। तो ये जो हिस्टोलॉजी है ये बेसिक है। इस सबसे बाहर वाला जो लेयर है वो पेरिटोनियम का है, जो आंत्र योजनियों के द्वारा हमारे शरीर की देहभित्ति से जुड़ा है। उसके अंदर ये 3 मसल्स का लेयर है जिसको मस्कुलरिस लेयर कहते हैं। उसके अंदर सब म्यूकोसा होता है जिसमें सारे ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पर रक्त नलिकाएं भी होती हैं, यहाँ पर नर्व्स भी होते हैं, और ये सारे पाइलोरिक ग्लैंड्स होते हैं, स्रावित होते हैं। और इसके बाद ये जो ऊपर वाला लेयर है ये म्यूकोसा का लेयर है। म्यूकोसा का लेयर वो है, ये देखिए ये म्यूकोसा का लेयर है, और इस म्यूकोसा के लेयर से ही जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, पाचक रस हैं, जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं, वो स्रावित होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर ये आप देखिए, ये जो लेयर बना हुआ है, इस कोशिकाओं के ऊपर आपको ये लेयर नजर आ रहा होगा, मोटा सा लेयर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, है ना। यहाँ पर ये म्यूकस यानी कि श्लेष्मा का एक मोटी परत होती है, जो क्या करती है, अब मैंने आपको बताया कि किसी भी मैकेनिकल फ्रिक्शन से इसको बचाती है। इस स्लाइड को जो मैं भेजूंगा तो इसको आप बाकी डिटेल भी इस पे पढ़ लेना। तो ये देखिए, ये म्यूकोसा लेयर के सबसे ऊपर की संरचना है। इसमें देखिए कुछ चीफ सेल्स जो पेप्सिनोजन स्रावित करने वाले हैं, ये HCl स्रावित करने वाली कोशिकाएं हैं, और ये जो गॉबलेट बॉल जैसी संरचना है, ये म्यूकस सिक्रीट करने वाले सेल्स हैं, ये पेराइटल सेल्स हैं, है ना। पेराइटल सेल्स यानी कि HCl स्रावित करने वाली कोशिकाएं। तो अलग अलग कोशिकाएं इस प्रकार से निरूपित रहती हैं, और इन सब कोशिकाओं के ऊपर क्या होता है कि अंदर जो म्यूकोसा का लेयर है उसके ऊपर पूरे म्यूकस की ऐसी लाइनिंग होती है। तो ये इसकी हिस्टोलॉजिकल संरचना है। और जैसा कि टॉपिक इंडिकेट कर रहा है कि आपको पूरे आहार नाल की हिस्टोलॉजी भी पढ़नी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने आपको हिस्टोलॉजी बताई कि सबसे पहले क्या था, अभी हमने पढ़ा कि सबसे बाहर पेरिटोनियम था, उसके नीचे सिरोसा एक लेयर होता है पेरिटोनियम की दीवार से लगा हुआ, उसके अंदर मसल्स के यानी कि पेशियों के स्तर होते हैं, 3 प्रकार की पेशियां होती, फिर उसके अंदर सब म्यूकोसा है, और उसके अंदर म्यूकोसा है। तो म्यूकोसा का लेयर तो आपको यहाँ दिख रहा है, ये बीच में सब म्यूकोसा के इसमें यहाँ भी है और इधर भी है। सब म्यूकोसा जो लेयर है, इसको इन जो म्यूकोसा की कोशिकाओं को पोषण देता है, और यही म्यूकोसा की कोशिकाएं यहाँ जो हैं वो गैस्ट्रिक जूस स्रावित कर रही हैं। और यही म्यूकोसा का लेयर जब आगे इंटेस्टाइन में हो जाएगा तो यहाँ पर वो कोशिकाएं भी आ जाएंगी जो भोजन को अवशोषित करने का काम करती हैं। तो जो बेसिक आर्किटेक्चर है, जो बेसिक जो उत्तकीय संरचना होती है, वो पूरे आहार नाल में एक जैसी होती है। थोड़ा सा अंतर ये होता है कि कहीं पर क्रिप्स ज्यादा होगा, विलाई ज्यादा होगा। ये जो म्यूकोसा के जो विलाई हैं, जो प्रवर्ध हैं, इसकी संरचनाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, म्यूकोसा के थिकनेस में अंतर आ जाता है, बाकी जो मौलिक संरचना होती है वो समान। ठीक है, तो इसको मुझे बताया गया है कि एक बैक्टीरिया होता है जो स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, और इसको भी बैक्टीरिया स्लाइड हटा देना। तो आपने देखा माउथ पढ़ लिया हमने, स्टमक पढ़ लिया, और स्टमक से आगे हम ये देखें पैनक्रियास की संरचना। तो पैनक्रियास और उसके आगे की संरचना जो है उसके बारे में, उसका फंक्शन, उसकी हिस्टोलॉजी, ये सारी चीज हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये जो आमाशय है, आमाशय में देख रहे हैं कि आमाशय यहाँ से है, ये आपको पता है ओसोफेगस है, यहाँ पर कार्डियक स्फिंक्टर है या ओसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये स्टमक का पार्ट है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर से जरिए भोजन कहाँ आ गया, ये आ गया डियोडिनम। और डियोडिनम के साथ आप देख रहे हैं कि जहां पर ये कर्व हो रहा है, यहाँ पर एक ग्रंथि है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय, और ऊपर है लीवर बना हुआ, है ना। लीवर के साथ, लीवर के जो स्राव हैं
उसको हम बाइल या पित्त कहते हैं, ये पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में जमा होता है। और फिर क्या होता है कि ये दोनों जो डक्ट हैं, एक इधर से आ रहा है और ये है ना, ये दोनों आकर के ज्वाइन हो जाते हैं, इसको हम हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट बना देता है। ये हिपैटिक है, हिपैटिक शब्द जहां है तो वो लीवर है, तो ये हिपैटिक यहां से आ रहा है और पेनक्रियाटिक डक्ट इधर से आ रहा है, और दोनों मिलकर के हिपैटिक पेनक्रियाटिक डक्ट है। और यहां से ये डियोडिनम की शुरुआत हो गई। जो छोटी आंत होती है, जो इंटेस्टाइन होती है, उसको हम 3 भाग में बांटते हैं, हम कल डिस्कस करेंगे। वो ये डियोडिनम है जो करीब 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, फिर आगे जेजुनम आएगा और फिर इलियम आएगा। तो इसकी चर्चा हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज मैं यहीं रोकता हूं इसको, क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया, फिर इसको बफर होने, प्रोसेस होने और लोड होने में टाइम लगता है, तो हम ज़्यादा लंबा लेक्चर खींच नहीं सकते इसमें, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं।